नमस्कार, मैं हूं अमृत राज और आज से मैं शुरू कर रहा हूं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेज को। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए 11th प्लस कॉम्पिटिटिव जो होगा, चूँकि मैं कॉम्पिटिटिव को लेकर चलता हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 11th पढ़ना है। तो 11th प्लस कॉम्पिटिटिव के लिए क्लास जो होगा वो मैं रख रहा हूं 12 बजे से डेली होगा ये। और 12th के लिए जो है 12th क्लास के लिए और प्लस कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एयरफोर्स का हो गया, नेवी का हो गया, एनडीए हो गया, एसईआरए हो गया, डिप्लोमा लेवल का जितना भी एग्ज़ाम हो गया, बहुत सारे कॉलेज का एंट्रेंस हो गया, तो इन सब में कॉम्पिटिटिव लेवल जो होता है उसमें 11th और 12th दोनों पूछता है। तो आपको क्या करना है कि 11 प्लस 12 दोनों को पूरा कंप्लीट देखना है। और 12th वाले सिलेबस के लिए मैं क्लास लेकर के आ रहा हूँ डेली 1 बजे से। तो 11th प्लस कॉम्पिटिटिव 12 बजे से और 12th प्लस कॉम्पिटिटिव 1 बजे से। और इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी कि मेरा क्लास जो है वो हिंदी में होगा अब की बार। इससे पहले 12th का जो है और 11th का इंग्लिश में चल रहा है और वो टाइम है 10 बजे और 11 बजे। तो 10 बजे और 11 बजे 11th चल रहा है। अगर आप इंग्लिश थोड़ा सा कंफर्टेबल हैं तो आप उसे ज़रूर देखिए, उसमें मैं बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का जो है फिजिक्स वो डिस्कस कर रहा हूँ। और इसमें जो है मैं हिंदी मीडियम को डिस्कस करने वाला हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है, आप देख भी सकते हैं कि इसमें मैं हिंदी के पीडीएफ को भी आपको जो दिखा रहा हूँ वो उपलब्ध करवाऊँगा। जैसे उसमें इंग्लिश का पीडीएफ मिल रहा था, वैसे ही यहाँ हिंदी में होगा। चीज़ों को मैं हिंदी में बताऊंगा और उसका पीडीएफ भी हिंदी में उपलब्ध करवाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए जितने भी प्रॉब्लम्स हो रही थी वो सब जो है अब सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फिर भी मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप उस इंग्लिश वाले लेक्चर को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उसके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। उसमें आईआईटी और नीट लेवल का जो है, आईआईटी नीट और एनडीए लेवल का जो है वो स्टैंडर्ड उसमें होगा। तो एनडीए और आईआईटी और नीट में जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट अलग ही हैं बिल्कुल। यहाँ भी होंगे, ढंग के कॉन्सेप्ट्स होंगे, लेकिन उसका इंपॉर्टेंट कुछ ज़्यादा ही होगा। हायर लेवल के फिजिक्स को मैं उसमें डेली डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो भी आप कंटिन्यू रहें, ज़रूर देखिए उसको भी। और हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। आज मैं चूँकि शुरुआत कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 0 से। जनरली काउंटिंग तो स्टार्ट होता है 1 से, लेकिन मैं चैप्टर नंबर 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हम महत्वपूर्ण आंकड़ों को पढ़ने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स होता है उसको हम लोग जानने वाले हैं कि क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, नाम क्या होता है, उसका प्रतीक क्या होता है, कैसे लिखते हैं, उसका मान क्या होता है। इन तीनों, राशि हो गया, प्रतीक हो गया, मान, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। ये आपके फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री में भी बहुत जगह पे इसका हम लोग यूज़ करते हैं। जनरल लाइफ में हम लोग को इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये फिजिक्स के साथ साथ बहुत जगह पे, मतलब आपको जानना ही चाहिए, चाहे वो 11th के स्टूडेंट हो, चाहे वो 12th के स्टूडेंट हो, सभी के लिए। और स्पेशली जो हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड के हैं, झारखंड बोर्ड के हैं, जो हिंदी में हैं, उसके लिए ये मेरा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट मैं कर लूँ पहले, उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करूँगा कि अगर आपको ये जो पीडीएफ जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये चाहिए, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ मैंने दिया है लिंक, उससे आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए और अपने सभी दोस्तों से शेयर करिए जिनको इनसे फ़ायदा हो सकता है। साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर तो मैं आप देख ही रहे हैं, यहाँ भी हूँ। तो आप अमृत राज 05 लिख करके, अमृत राज 05 लिख करके आप कहीं भी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर या यूट्यूब पर सर्च करें, आपको मैं ज़रूर मिल जाऊंगा। तो वहाँ आप मुझसे जुड़ सकते हैं, किसी भी तरह का सवाल आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर करने का। और साथ ही आप अब सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को और अपने सभी दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, वॉच आवर बढ़ते जाएगा, मैं उतने ही यूनिक और नए नए कंटेंट को डेली इस पर अपडेट करता रहूँगा। तो चलिए, बहुत सारी चीज़ों को मैंने बता दिया, अब मैं शुरू करता हूँ अपना सबसे इम्पॉर्टेंट काम। और वो है कि इम्पॉर्टेंट जो आंकड़े हैं, महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं, जो जिसको हम लोग इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, वो सबको हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहला जो है वो है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। इसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, स्मॉल जी से लिखते हैं इसको। और मान सब लोग इसको जानते होंगे कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या इसी को हम लोग कहीं कहीं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज कर लेते हैं। तो ये होता है। नेक्स्ट फिर है हवा का घनत्व। हवा का घनत्व क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ एयर, रो लिखते हैं इसको। देखिए, ये सिंपल पी नहीं पढ़ेंगे, ये रो होता है। ए मतलब एयर हो गया, और देखिए डब्ल्यू मतलब वाटर हो जाएगा। तो एयर का जो होता है वो होता है 1.293 kg पर मीटर क्यूब। और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, देखिए यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि सर ये 4 डिग्री सेल्सियस क्यों है, पानी का घनत्व भी तो हो सकता था। तो पानी का घनत्व अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा घनत्व इसका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जिसको आइडियल माना जाता है। तो इस कारण से 4 डिग्री सेल्सियस पर के पानी के घनत्व को हम लोग याद रखते हैं।
और लिखते हैं इसको रो डब्लू, और रो डब्लू के लिए अगर लिखते हैं तो इसका वैल्यू होता है 10⁻³ kg/m³। आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व किए होंगे। तो 1000 kg/m³ लेकर के और सॉल्व करना होता है पानी के घनत्व को, तो वही मान यहाँ दिया हुआ है। अगला है पारे का घनत्व, और पारे का घनत्व जो होता है इसको रो एम लिखते हैं, एम मतलब मरकरी, ठीक है, मरकरी मतलब पारा होता है, तो रो एम लिखते हैं। और रो एम का जो वैल्यू होता है ये होता है 13.6 × 10⁻³ और kg/m³। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों। तो हम लोग तीनों को सीखते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को लिखते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me, और me का मान जानते होंगे सब 9.1 × 10⁻³ kg। नहीं जानते तो इसको जरूर याद कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प करने वाला है आगे। प्रोटॉन का द्रव्यमान मास ऑफ प्रोटॉन mp लिखते हैं, और इसके लिए वैल्यू होता है 1.672 × 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मास ऑफ न्यूट्रॉन mn लिखते हैं, और ये होता है 1.674 × 10⁻27 होता है, ये भी -27 kg। ध्यान रखना माइनस में होता है, ऐसा नहीं से आप प्लस समझेंगे। माइनस क्योंकि थोड़ा छोटा होता है तो मिट गया है कहीं पे, तो आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कोई अगर PDF केवल डाउनलोड कर ले तो उससे काम चल जाएगा, हो सकता है कहीं मिस प्रिंट हो, मिस टाइपिंग हो गया हो, तो वैसे में आपको हर हाल में लेक्चर जरूर अटेंड करना चाहिए, ताकि आप आसानी से पूरी बात को समझ सके, जान सके। अगर कहीं गलती है तो उसको आप आराम से डिटेक्ट कर सके, ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। तो लेक्चर जरूर अटेंड करिए। अच्छा, एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे आता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे हल्का कौन, सबसे भारी कौन। जरा आप देखिए तो यहाँ पर है -31, -27, -27, तो -27 बड़ा और -31 छोटा। आप जानते हैं कि माइनस में जिसका वैल्यू जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही छोटा होता है, तो इस कारण से -27 वाला बड़ा होगा, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भारी होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो काफ़ी हल्का होगा। सबसे हल्का कौन होगा, तो इलेक्ट्रॉन होगा। आपको ये डेटा मिल गया। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को समझते हैं कि -27 -27 दोनों में है केजी में, तो क्या होगा कि अब दोनों का वैल्यू आप देखें तो 1.672 और यहाँ 1.674 है, तो न्यूट्रॉन सबसे भारी और प्रोटॉन उससे हल्का, और सबसे हल्का जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे नॉर्मली हमको लगता है, आपसे पूछा जाए सबसे भारी कौन, तो लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अच्छा लगता है, सब बहुत बार आपको यूज़ करने में आया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे भारी कौन होता है, तो न्यूट्रॉन, उससे हल्का प्रोटॉन और सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, या उल्टा करें, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है, उससे भारी प्रोटॉन होता है, सबसे ज़्यादा भारी न्यूट्रॉन होता है। और इन तीनों के लिए आपको द्रव्यमान याद रखना है, ये तीनों डेटा आपके लिए मोस्ट कंपल्सरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन पर के आवेश को लिखते हैं, सब जानते हैं कि E होता है, और E का मान लिखते हैं तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ध्यान रखेंगे। और प्रोटॉन पर के आवेश को अगर लिखते हैं तो ये होता है प्लस में, यहाँ तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पर के आवेश के लिए सब जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर का आवेश तो समान होता है, लेकिन इसके लिए साइन अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज वाला होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। ये मान आपको याद होना चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। निर्वात में प्रकाश का वेग c = सब लोग याद कर रहे हैं 6, 7, 8 से ही इसको, कि 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है, सभी जानते हैं। और मैं आगे बीच बीच में पूछूंगा और आपको ये बताना होगा कि कौन से कांस्टेंट का कितना मान होता है, क्योंकि आगे बहुत बार आने वाला है ये। चलिए आगे है एनटीपी पर हवा में ध्वनि का वेग। तो एनटीपी पर हवा में ध्वनि का जो वेग होता है उसको लिखते हैं v, और v = होता है 332 मीटर/सेकेंड। एनटीपी मतलब समझते होंगे ना, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर हम लोग हवा में ध्वनि का वेग अगर लिखते हैं तो होता है 332 मीटर/सेकेंड। याद रखना है, बहुत बार बहुत सारी जगह पे इसको पूछता है। अगर आपको डिप्लोमा का एग्जाम देना है, जैसे ITI पॉलिटेक्निक बोलते हैं ना उसे, तो उन सब में ये वाला क्वेश्चन तो कितनी बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा ही जाएगा, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पानी की विशिष्ट ऊष्मा को S लिखते हैं, और S के लिए मान होता है 1 कैलोरी, और 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। या अगर इसको SI सिस्टम में अगर लिखें तो ये होता है 4.2 × 10⁻³ जूल पर केल्विन। ये CGS सिस्टम की है, और यहाँ हम ये लिख रहे हैं SI सिस्टम में, तो ज़्यादा आपको यूज़ तो यही करना है, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि 4.2 × 10⁻³ जूल पर केल्विन होता है। अच्छा, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा अगर लिखते हैं लेटेंट हीट ऑफ आइस, तो L आइस लिखते हैं इसका, तो ये होता है 18 कैलोरी पर ग्राम। अगर कैलोरी चूँकि CGS सिस्टम में है, तो हम लोग अगर SI सिस्टम में लेते हैं तो मान होता है 336 और जूल पर kg।
आगे लिखते हैं भाप की गुप्त ऊष्मा, तो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम अगर लिखते हैं तेल स्टीम के लिए वैल्यू होता है सीजीएस सिस्टम में 540 कैलोरी प्रति ग्राम, या अगर सीजीएस सिस्टम से हम एसआई सिस्टम में लेके जाएं तो होता है 2.268 इंटू 10⁶ जूल पर केजी। ये होता है हमारा भाप का गुप्त ऊष्मा। आगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, सब याद किए हुए होंगे इसको कि जी कैपिटल जी इक्वल टू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, जरा डिफरेंस को आप समझिए कि अगर फिजिक्स में हम स्मॉल जी और कैपिटल जी को लें तो स्मॉल जी कहने का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, और मान मैंने ऊपर बताया कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और कैपिटल जी का मान आप देख लीजिए इतना होता है। तो ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में अगर आप चाहो तो लेटर को चेंज कर दो, आप ये भी नहीं कर सकते, ए को बी तो कर ही नहीं सकते कभी, अगर कैपिटल ए स्मॉल ए भी नहीं कर सकते आप। कैपिटल ए कहने का मतलब अगर एरिया होता है तो स्मॉल ए कहने का मतलब चीज़ें कुछ और हो जाएगी, एसेलेशन हो जाएगा। तो ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, एवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये एसेलेशन को रिप्रेजेंट करता है। स्मॉल जी कैपिटल जी को देख लो कितना बड़ा अंतर। स्मॉल जी जो है गुरुत्वीय त्वरण को रिप्रेजेंट करता है, और कैपिटल जी जो है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को निरूपित करता है। तो इस कारण से आप इसमें यहाँ तक कि लेटर का केस तक नहीं चेंज कर सकते। केस मतलब समझते हैं ना, अपर केस लोअर केस, ये है लोअर केस, ये है अपर केस, ये है बड़ा वाला लेटर, ये है छोटा वाला लेटर, तो वही अपर केस लोअर केस होता है। तो आप किसी भी क्वांटिटी का केस तक फिजिक्स में चेंज नहीं कर सकते, यू हैव नॉट अथॉरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वत्रिक गैस नियतांक जो है उसको लिखते हैं कैपिटल आर से, और ये होता है R इज इक्वल टू 831 जूल पर मोल पर केल्विन। ऐसा होता है 831 जूल पर मोल पर केल्विन आर के वैल्यू को। और एवोगाड्रो नंबर को लिखते हैं तो एन भी लिखते हैं, कहीं कहीं ए भी लिखा आता है इसको, तो एन इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल। इन दोनों को हम लोग फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों जगह यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे फिर है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये दोनों का रेशियो होता है R/N होता है। जब रेशियो निकालते हैं इसका तो वैल्यू होता है K बराबर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को स्मॉल के से लिखते हैं, और स्मॉल के मतलब स्मॉल के होना चाहिए, इसको ऐसा नहीं कि कैपिटल के कर सकते हैं आप। अच्छा, स्मॉल के और कैपिटल के में क्या अंतर रहेगा कि आप देखिएगा कैपिटल के थोड़ा बड़ा दिखेगा, स्मॉल के थोड़ा छोटा दिखेगा, बस यही अंतर होता है। तो स्मॉल के से लिखते हैं इसको, और वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टीफन नियतांक। अगर लिखे तो स्टीफन नियतांक होता है रो से, और रो लिखते हैं इसको, आप ध्यान रखेंगे कि रो जो होता है, सॉरी रो नहीं, सिग्मा जी, सिग्मा कहते हैं इसको। सिग्मा जो है ऐसे अगर ऐसे लिखते हैं तो ये कहलाता है अपर केस, और ऐसे लिखते हैं तो ये कहलाता है लोअर केस। तो ये लोअर केस का सिग्मा हुआ, और सिग्मा इज इक्वल टू अगर लिखते हैं तो इसका मान होता है स्टीफन नियतांक का 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर और पर केल्विन टू द 4, मतलब पावर माइनस में 4 है यहाँ, आप माइनस जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर देख रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है तो प्लस समझ ले, और आप ध्यान रखेंगे माइनस में है ये। तो स्टीफन नियतांक जो होता है वो सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू दी पावर 4, यहाँ पावर 4 दिया हुआ है माइनस में, और यहाँ -2 है मीटर पे, तो ऐसा होता है। अब सोचिए कोई केवल चाहेगा कि पीडीएफ से याद कर ले, तो देखिए यहाँ पे तो गलती हो जाएगी ना, लगेगा प्लस है, जबकि यहाँ पर दोनों जगह पावर जो है वो माइनस में है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेन नियतांक, इसको बी से लिखते हैं, और इसका मान जो होता है बी का वो होता है 2.9 इंटू 10⁻³ और मीटर केल्विन, मीटर केल्विन को मल्टीप्लाई किया हुआ, ये पर केल्विन नहीं कर देंगे, ये मीटर केल्विन होता है। सोलर नियतांक अगर लिखते हैं एस से तो ये होता है 1340 और वाट पर मीटर स्क्वायर, ये कहलाता है सोलर नियतांक 1340 वाट पर मीटर स्क्वायर। आगे फिर है उष्मा का यांत्रिक नियतांक, जो जे से लिखते हैं उसको, और जे का मान होता है 4.2 जूल पर केल्विन। उष्मा का यांत्रिक नियतांक 4.2 जूल पर केल्विन। प्लांक नियतांक काफ़ी इंपॉर्टेंट, 12th में यूज आता है, केमिस्ट्री में भी यूज में आता है, तो ये होता है 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर पानी का त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, TW लिखते हैं इसको, और TW का मान होता है 273.16 केल्विन। जो क्या होता है पानी का त्रिक बिंदु कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर पानी अपनी तीनों अवस्थाओं में, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, जानते हैं ना आप, सॉलिड कहने का मतलब बर्फ हो गया, लिक्विड कहने का मतलब पानी खुद हो गया लिक्विड फॉर्म में, और गैस कहने का मतलब स्टीम हो गया, भाप हो गया, इसका वेपर हो गया। तो ये तीनों स्टेट में जिस टेम्परेचर पर पाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं पानी का त्रिक बिंदु।
इसका मान होता है 273.16 केल्विन। अब देखो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा कि ऐसा कैसे होगा, पानी तीनों फॉर्म में तो हम लोग को नहीं दिखता है एक साथ। तो होता है भाई, अगर कभी आपने आइसक्रीम खरीदा होगा, गर्मी का मौसम देखो आया है, आइसक्रीम खरीदा होगा तो आप नोटिस किया होगा कि जब वो ढक्कन खोलता है ना आइसक्रीम देने वाला, तो वहाँ अंदर से आपको वेपर निकलता हुआ दिखता है। आप बर्फ़ पे भी देखते होंगे कि भाप ऐसा निकलता हुआ होता है, तो वेपर हो गया आपका गैसियस फॉर्म। वहाँ बर्फ़ पर आप देखोगे तो कुछ बूंद पानी का भी होगा, तो वो हो गया लिक्विड फॉर्म। अब बर्फ़ खुद जो होता है वो होता है सॉलिड फॉर्म। तो देखो, तो पानी वहाँ पर तीनों फॉर्म में होते हैं ना, तो तीनों फॉर्म में जो होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिस टेम्परेचर पे होते हैं, मतलब वहाँ जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो ट्रिपल पॉइंट होता है, और वो केल्विन में अगर लिखते हैं तो 273.16 केल्विन होता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस होता है ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर हम लोग को पढ़ना है मोलर आयतन। तो मोलर आयतन में क्या लिखते हैं, भी से लिखते हैं इसको, और क्या होता है मान इसका 22.4 लीटर पर मोल। अगर लीटर को हम लोग मीटर क्यूब में चेंज करें, जो कि लीटर तो एसआई सिस्टम में नहीं है, तो इसको एसआई में करेंगे तो 22.4 इंटू 10⁻³ 1 लीटर जहाँ होगा उसको हम लोग 10⁻³ और मीटर क्यूब समझेंगे लीटर को, तो -3 और मीटर क्यूब, और ये हो जाएगा पर मोल। तो यहाँ हो जाएगा एसआई सिस्टम में अगर हम मोलर आयतन भी को लिखते हैं तो 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर मोल होगा। नेक्स्ट फिर है पृथ्वी से पलायन वेग। पलायन वेग जो होता है उसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या होता है ये कि जिस वेग से अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम पृथ्वी पर से उठा के फेंक दें तो वो वापस पृथ्वी पर नहीं आवे, वो मतलब पृथ्वी से एकदम बाहर ही चला जाए, तो इसी वेग को हम लोग पलायन वेग कहते हैं। थोड़ा समझ में अगर नहीं आ रहा होगा, नए होंगे तो, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये चीज़ समझ में आएगा कि ये पृथ्वी है, इस पर से अगर हम कोई चीज़ को ऊपर फेंकते तो क्या होता है, वो नीचे आ जाती है, और जोर से फेंकते हैं तो और थोड़ा और ऊपर जाता है, लेकिन फिर वापस नीचे आता है। तो एक ऐसा वेग जिससे अगर फेंक दिया जाए तो पृथ्वी से वस्तु ऊपर तो जाए लेकिन कभी वापस नीचे नहीं आए, इसी वेग को पृथ्वी का पलायन वेग कहते हैं। और इसका मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर होना चाहिए। मतलब अगर इस वेग से अगर आपको भी उठाकर फेंक दिया जाएगा ना अर्थ तरफ से सीधा ऊपर, तो आप भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चले जाएंगे और पृथ्वी पर वापस कभी नहीं आएंगे, वो चंद्रमा की तरह चारों ओर पृथ्वी के घूमते हुए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर मैंने बहुत बता दिया। नेक्स्ट है विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात। कि विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात क्या होता है कि एकल परमाणुक गैस के लिए अगर लिखते हैं तो गामा एम, एम मतलब मोनो, एकल के लिए है, तो गामा एम का मान होता है 5/3। अगर द्विक परमाणु के लिए, द्विपरमाणु के लिए गैस के लिए लेते हैं तो गामा डी, डी मतलब डाई, डाई मतलब 2, तो इसके लिए लिखते हैं तो गामा डी बराबर 7/5 होता है। अगर बहु परमाणु गैसों के लिए लिखते हैं तो बहु परमाणु गैस जो 2 टाइप का होता है, एक होता है लीनियर मतलब रेखीय अणु, और एक होता है नॉन लीनियर मतलब अरेखीय अणु। तो रेखीय अणु जैसे एग्जाम्पल में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अगर इसमें बहु परमाणु मतलब पॉली, तो गामा पॉली के लिए है, लेकिन कैसे वाले, लीनियर के लिए, रेखीय के लिए है, तो 9/7 होता है ये अनुपात का मान। और अरेखीय जो होता है जैसे H2O हो गया, NH3 हो गया, तो ये होता है गामा पी, पॉली वाला है लेकिन नॉन लीनियर है, तो इसके लिए अनुपात होता है 4/3। ये है विशिष्ट परमाणुओं के अनुपात का मान। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हवा का अपवर्तनांक सब लोग याद किए होंगे, म्यू से लिखते हैं अपवर्तनांक को, और हवा के लिए म्यू ए लिखते हैं, तो ये होगा 1। पानी का अपवर्तनांक म्यू डब्ल्यू होता है 1.33। कांच का अपवर्तनांक म्यू जी होता है और 1.5 होता है। ये तीनों सबको याद होगा, हमें, मुझे, मेरे अंदाज से। आगे रिडबर्ग जो है वो रिडबर्ग नियतांक आर से लिखते हैं, और मान इसका होता है 1.09 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ये होता है रिडबर्ग नियतांक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बोर त्रिज्या लिखते हैं आरबी से, और मान होता है 0.529 एंगस्ट्रम, 0.529 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट है हवा का परावैद्युतांक, के से लिखते हैं परावैद्युतांक को, हवा का है तो एयर, तो के ए जो होता है ये 1 होता है। पानी का परावैद्युतांक के डब्ल्यू 12th में यूज होता है ये, और ये होता है 81। निर्वात की विद्युतशीलता, इसको पढ़ते हैं इप्सिलन नॉट, EPSILON, इप्सिलन नॉट पढ़ते हैं, नीचे जीरो लगा हुआ है ना, तो इसको हम लोग नॉट पढ़ते हैं। तो इप्सिलन नॉट का मान होता है 8.854, 8.85 ही लीजिए इसमें, तो 8.85 इंटू 10⁻12, -12 है ये, -12 ध्यान रखेंगे, तो 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वाला डेटा जो है क्लास 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। साथ ही आप डिप्लोमा में, एयरफोर्स में तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान हो क्या होता है, और इसका फिर पूछा हुआ डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन तो इसका 12th के बोर्ड में भी, CBSE बोर्ड में भी बहुत बार पूछा हुआ है ये, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा हुआ। फिर वैसे ही निर्वात की चुंबकशीलता, एक होता है विद्युतशीलता और एक होता है चुंबकशीलता। जरा मैं बता देता हूँ कि क्या होता है ये, कि विद्युतशीलता कहने का मतलब कि कोई भी
माध्यम जो है वो कितना विद्युत आवेश को संग्रहित या विद्युत क्षेत्र को वो रख सकता है। अब चुंबकशीलता का कहने का मतलब कि कितना चुंबकीय गुण को वो रख सकता है। तो अगर निर्वात या निर्वात की चुंबकशीलता को लिखे तो इसको लिखते हैं म्यू नॉट से, विद्युतशीलता को इप्सिलॉन नॉट से और चुंबकशीलता को म्यू नॉट से। अच्छा, म्यू देखो अपवर्तनांक भी होता है तो इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे। यहाँ जो चुंबकशीलता म्यू नॉट के लिए अगर लिखते हैं निर्वात का तो ये होता है म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और एच मतलब होता है हेनरी, ध्यान रखेंगे हेनरी पर मीटर। तो चुंबकशीलता निर्वात की चुंबकशीलता 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान को अगर देखें तो मास ऑफ अर्थ लिखते हैं एमई और होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। 24 kg मतलब समझ रहे हैं, 6 पर आपको 24 जीरो ऐसे डालना है और तब होगा पृथ्वी का द्रव्यमान। सोचो कितना भारी है ये। फिर चंद्रमा का द्रव्यमान अगर मास ऑफ मून लिखें तो 7 इंटू 10⁻22 kg। ऐसा कंफ्यूज मत करना कि यहाँ 6 है और यहाँ 7 है तो पृथ्वी छोटा और चंद्रमा बड़ा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देख लो यहाँ 24 है और यहाँ 22 है तो लगभग पृथ्वी जो है वो चंद्रमा से 100 गुना बड़ा है। आप देख लो 22 और 24 में 2 जीरो का अंतर हुआ ना, तो 100 गुना बड़ा लगभग होता है पृथ्वी चंद्रमा से। तो मास ऑफ मून हो गया आपका ये। आगे है सूर्य का द्रव्यमान, तो इसको देखिए तो ये होगा 2 इंटू 10⁻30, मतलब जो पृथ्वी है लगभग इससे भी जो है वो कितना 24 है, यहाँ 30 है तो कितना भारी ज़्यादा होगा। बड़ा मैं बड़ा कह रहा था यहाँ चंद्रमा को, बड़ा साइज में नहीं बात, यहाँ द्रव्यमान की बात कर रहे थे हम। तो चंद्रमा से पृथ्वी लगभग 100 गुना ज़्यादा द्रव्यमान का है। और अगर पृथ्वी से सूर्य को देखें तो यहाँ 10 लाख हो जाएगा यहाँ पर, चूँकि 6 जीरो आ जाएगा, 24 है और ये 30 है तो लगभग 6 जीरो आ जाएगा। 6 जीरो को अगर मान लीजिए कि हम लोग 6 है 2 कंपेयर करते हैं, इसको अगर 10 के इक्विवेलेंट भी मान ले तो क्या हो जाएगा यहाँ 25 के आसपास। तो जब 25 मान लेते हैं 30 है तो लगभग 5, यानी कहने का मतलब 1 लाख गुना ज़्यादा द्रव्यमान है सूर्य का। मैं फिर से समझा देता हूँ, इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि लगभग चंद्रमा से पृथ्वी 100 गुना ज़्यादा द्रव्यमान है और पृथ्वी से सूर्य का 1 लाख गुना ज़्यादा द्रव्यमान होता है। सोचिए कितना बड़ा है सूर्य और कितना भारी है ये। आगे फिर पृथ्वी की त्रिज्या अगर लें हम लोग तो ये होता है, बहुत बार यूज में आने वाला डेटा है ये, कि 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर है। फिर ब्रह्मांड का द्रव्यमान अगर ले पूरे ब्रह्मांड का तो ये हो जाएगा मास ऑफ यूनिवर्स और ये होगा 10�53 kg। कहीं कहीं 10⁵5 kg भी लिखा हुआ मिलेगा। तो भाई यूनिवर्स है, बड़ा है, उसमें एक 1000 किलो जो है वो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो ये 10⁵53 kg होगा। आगे फिर है, अच्छा यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर अगर मान लीजिए कि एग्जाम में पूछ दिया कि क्या कौन सा डेटा है, तो आप देखिएगा ना क्या देगा उसमें, कि आपको दे देगा 10⁻40, उसके बाद दे देगा 10⁻53, 10⁻60 और 10⁻100 ऐसे दे देगा, या 100 दे देगा या 90 दे देगा। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे क्लोज कौन सा है, तो 53। अगर 50 भी रहा तो 50 मारेंगे, 55 रहा तो 55 मारेंगे, लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। इस कारण से आप जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 53 रहेगा कि 55 रहेगा, ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा जब भी एग्जाम में पूछेगा। तो ये सब का मेरा अनुभव है अपना, इसलिए मैं आपको इस तरह इन चीज़ों को बेटर क्लियर कर सकता हूँ। चलिए ब्रह्मांड की त्रिज्या को आप देख लीजिए, रेडियस ऑफ यूनिवर्स, तो ये हो जाता है 10⁻26 किलोमीटर। सोच लो 1 पर 26 जीरो डाल दो, इतना किलोमीटर का है रेडियस हमारे ब्रह्मांड का। सोचो कितना बड़ा ब्रह्मांड है जो हम लोग अभी तक जान पाए हैं। चलिए ये सारे थे 42 जो कांस्टेंट थे वो सब का। उम्मीद करता हूँ कि इसमें से पहले तो डेटा आप PDF डाउनलोड करके आप सबको याद करिएगा, ये काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। और साथ ही जहाँ जहाँ पे एरर हुआ है वो मैंने बताया वीडियो से, तो उसको आप ज़रूर करिएगा, या नहीं तो आप कॉपी में एक बार अच्छे से लिख लीजिएगा इसको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 11 12 दोनों के लिए, या फिजिक्स पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद करता हूँ कि इसमें अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, कि अब हिंदी इंग्लिश को लेकर आप कंप्लेन नहीं करेंगे, मुझे पक्का भरोसा है, और आप ढंग से पढ़ेंगे। 11 के लिए मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ कि 11 के लिए डेली 12 बजे से क्लास चलेगा, लाइव यूट्यूब प्रीमियर होगा, ये लाइव होगा। और 12 के लिए जो है डेली हिंदी मीडियम के लिए 1 बजे से चलेगा। तो आप देखिए इसको, अगर व्यूज अच्छे रहें और बहुत सारे लोगों ने देखा तो मैं कंटिन्यू करूंगा, और नहीं तो फिर मैं बंद कर देने वाला, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगता है इन चीज़ों को क्रिएट करने में, और इसको बनाने में, एडिट करने में, अपलोड करने में। और जहां मैं हूं वहां थोड़ा नेट का भी इशू है, बड़ा मुश्किल से हो पाता है यार। तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, बदले में मुझे भी इसको लेकर के आपसे ज़्यादा इफोर्ट चाहिए कि नहीं, आप इसको मेहनत से करके देख रहे हैं और ये कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझा पाऊँ होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जितने वीडियो मैं अपलोड करता हूँ जरूर देखिए, अभी बैठे हुए हैं फुर्सत में, इससे बढ़िया
मौका आपको नहीं मिलेगा पढ़ने का, सीखने का। हिंदी इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं, जो समझ में आता है उतना ही समझिए, जितना समझ में आता है उतना ही समझिए, जो नहीं समझ में आता है थोड़ा इग्नोर कर दीजिए ना उसको, लेकिन सीखिए ज़रूर, कुछ तो सीखेंगे। 30 मिनट के इंग्लिश मीडियम वाले लेक्चर को भी अगर आप देखते हैं तो कुछ तो सीखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। अभी कोचिंग खुलने का कोई उम्मीद नहीं है, तो कोशिश करिए कि हम लोग ऐसे ही ऑनलाइन डिजिटल पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। और मैं फिर से कह देता हूँ, लाइक ज़रूर करिए, ताकि मुझे लाइक से समझ में आया कितने लोग पसंद कर रहे हैं। और साथ ही शेयर ज़रूर करिए अपने सभी हिंदी मीडियम वाले दोस्तों से, सभी से, जो फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं उससे भी, जो सेकंड ईयर में है उससे भी। और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया उनसे सब्सक्राइब करिए, करवाइए और मज़ा लीजिए पढ़ाई का, फिजिक्स का। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। बहुत सारा कुछ बोल दिया आज।